अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिसीजन मेकिंग में एक और स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और वो है स्विच स्टेटमेंट। इससे पहले हमने बात की है इफ के बारे में, इफ एल्स के बारे में, नेस्टेड इफ के बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स थी जिनके अंदर हमने ये देखा है कि एक कंडीशन एवेल्यूएट होती है और उसके नतीजे में फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने अ, स कौन सी स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करना है और कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करना है। सो दैट इज़ टू वे और मल्टी वे सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स। मतलब अगर हमने इफ एल्स को यूज़ किया था तो वो एक टू वे सिलेक्शन मैकेनिज़्म था कि हमारे पास सिर्फ़ 2 ही रास्ते थे। अ, या तो हम एक पार्ट एग्ज़ीक्यूट करते हैं या दूसरा पार्ट एग्ज़ीक्यूट करते हैं। लेकिन जब हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल हैं। हम किसी एक पाथ को फ़ॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि उसने एग्ज़ीक्यूट होना है कि नहीं होना, और उस पाथ के रिजेक्ट हो जाने पर हम एक दूसरा पाथ जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है, लेकिन फ़र्क ये है कि इफ के अंदर हम एक कंडीशन को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फ़ॉल्स है, और उसके अगेंस्ट हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल को लेंगे और उस वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को हम टेस्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। अब मल्टीपल वैल्यूज़ टेस्ट करने से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक वेरिएबल है, लेट्स से एक्स, और हम देखते हैं कि एक्स की 10 मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो रादर देन कि हम कहते हैं कि एक्स इज़ इक्वल्स टू 1 और इज़ इक्वल्स टू 2 इज़ इक्वल्स टू 3 और लाइकवाइज़ इस तरह की कुछ हम कंडीशंस लगाते, हमने एक्स की उस पर्टिकुलर वैल्यू को टेस्ट किया कि अगर तो एक्स वो वैल्यू होल्ड करता है तो हम एक एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करता तो हम दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इट मीन्स कि हम डिफरेंट केसेस लिखेंगे और वो केसेस जो है वो इवैल्यूएट होंगे। स्विच स्टेटमेंट के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। एक ये है कि अ, जिस वैल्यू को हमने टेस्ट करना है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। हम इसके अंदर इंटीजर के अलावा किसी और वैल्यू को टेस्ट नहीं कर सकते। सो जो केसेस हम लिखेंगे वो सिर्फ़ इंटीजर वैल्यूज़ के लिखेंगे, और इफ हम कोई कंडीशन कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द सिलेक्ट स्टेटमेंट वर्क्स विद द इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। सिमिलरली जब हम केसेस लिखेंगे तो हम केसेस के अंदर वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, हम केसेस के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। व्हाटएवर द केस इज, उनकी जो डेटा टाइप होगी दैट मस्ट मैच द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन द सिलेक्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इफ के अंदर एल्स पार्ट को देखा था, यहाँ पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस एग्ज़िस्ट करता है। जब हमारे तमाम केसेस फ़ेल हो जाएँगे तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ का स्ट्रक्चर स्विच का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और इसके अंदर हम वीक डेज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप कोई वैल्यू एंटर करें तो आपका प्रोग्राम आपको बता दे कि आपने कौन-सा वीक डे जो है वो एंटर किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। सो एक प्रोग्राम लिखने लगे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीक डे कौन-सा बनता है। अज़्यूमिंग के 1 रेफर्स टू द मंडे, और इसी तरीके से हमारे 7 वीकडेज़ हैं और हर वीकडे के लिए एक नंबर है। सो वीकडे इज़ द वेरिएबल, और मैं यूज़र से इनपुट करवाता हूँ, एंटर नंबर, और उससे हम वीकडे पूछते हैं। अच्छा, स्विच के केस में वीकडे यहाँ पर यूज़ होगा और कर्ली ब्रेसेस से इसकी बाउंड्री जो है वो स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रेसेस पे क्लोज़ हो जाती है।
सो वीक डे इज द वेरिएबल। हमने इस वीक डे की वैल्यूज को डिटरमिन करना है कि जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वीक डे बनता है। सो वी हैव टू राइट द केसेस, फॉर एग्जांपल द केस 1, और हम उसको कहते हैं कि इट्स मंडे। एंड वी हैव टू राइट अ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे तो ये प्रोग्राम अगले केसेस भी इवेल्युएट करता रहेगा। ब्रेक एक्चुअली डिफाइंस द बाउंड्री। जिस तरीके से हमने इफ के अंदर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया था टू इंडिकेट के कहाँ तक इसकी जो बॉडी है वो जाती है। इफ द नंबर ऑफ स्टेटमेंट गोज इंक्रीज फ्रॉम 1, तो उस केस में हमने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 1 या 2 उसका कंसर्न नहीं है, लेकिन एक्चुअली हर केस की बाउंड्री डिफाइन करना ज़रूरी है कि वो केस कहाँ तक यानी ट्रू होने के बाद कहाँ तक वो चलेगा। इन केस अगर हम यहाँ से इसकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको हटा दें, तो जो भी केस आपका ट्रू होगा, उसके बाद आने वाले बाकी केसेस भी ट्रू ही कंसीडर होंगे। ये मैं आपको अभी एक दफ़ा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलाने के बाद दोबारा से दिखा दूँगा। So let's copy this code. So just to avoid our time, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4. It's Thursday. 5, it's Friday. 6, it's seven is Sunday. Then if all the cases fails, then we have a default cout invalid weekday. So that's all. So गौर करने वाली बात यह है कि हमने इस वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज को टेस्ट करना है। वो मल्टीपल वैल्यूज एक्चुअली ये 1, 2, 3, 4 है, जिसके लिए हमने केसेस लिखे। ब्रेक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये केस, अगर ये केस ट्रू वैल्यूड हो जाता है तो उस केस ने यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाना है। तो हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देता है। और लेट्स सो एंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल के आपने नंबर एंटर किया है 3, मेरा केस 1 भी फेल हो जाएगा, 2 भी फेल हो जाएगा और 3 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो वेडनेसडे जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और इसको अगर हम एंड करते हैं और फिर दोबारा हम अपना दूसरा केस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में प्रोग्राम चलेगा और प्रोग्राम हमें लेट्स से कि मैं 8 एंटर कर देता हूँ। अगर 8 एंटर करता हूँ तो मेरे 7 के 7 केसेस जो है वो फेल हो गए हैं, लिहाजा मेरा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो चलेगा, इनवैलिड वीकडे आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली जी अगर हम बात करते हैं कि हमने इस ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया, तो सपोज़ पहले मैं प्रोग्राम चला के एक बार दिखा दूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ विद द वैल्यू 1, तो मुझे सिर्फ मंडे नज़र आया, ठीक है? और अभी इस प्रोग्राम के अंदर हम वापस जाते हैं इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम के अंदर हम अब इस ब्रेक की स्टेटमेंट को ख़त्म कर देते हैं। इस ब्रेक की स्टेटमेंट को मैंने ख़त्म किया, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, दोबारा से एग्ज़ीक्यूट किया और अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, तो आप देखेंगे कि 1 के नतीजे में मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, इट्स मंडे, इट्स ट्यूसडे।
तो जब मेरा पहला केस ट्रू होता है, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो ब्रेक फोर्स करता है कि आप इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाए। लेकिन मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो उसने अज़्यूम कर लिया कि अगला केस बी ट्रू है। सो इट्स जस्ट लाइक अ लॉजिकल और ऑपरेटर कि जहाँ पर मैंने 1 और 2 दोनों केसेस को इकट्ठा देखा कि दोनों में से अगर पहला ट्रू हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा ट्रू है तो पहला ट्रू कंसीडर नहीं होगा, इट्स नॉट वाइस वर्सा। सो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ पर आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देखना होगा, उनमें से कोई भी आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू की जगह कोई कैरेक्टर वैल्यू होती, तो आपको मालूम है कि कैरेक्टर जो है वो लोअर केसेस के अंदर भी इनपुट हो सकते हैं और अपर केस के अंदर भी इनपुट हो सकते हैं। सो सपोज़ के मैं आपको सिर्फ़ लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल ए लेट्स से और केस लोअर ए, इट मीन्स इट इंडिकेट्स, मैं दोनों केसेस को ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसके दरमियान ना तो मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी है और उसके दरमियान ना ही मैंने कोई ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है। इसका मतलब है कि अगर मैंने इनको इवैल्यूएट करना है तो चाहे वो ए हो, चाहे वो स्मॉल ए हो, उन दोनों केसेस में व्हाटएवर द केसेस यूज़र एंटर करे, तो मेरी इनपुट ट्रू कंसीडर होते हुए मेरा कोई केस एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि आपने कुछ नंबर्स इस तरह से लिए हैं कि जो अगर एक से ज़्यादा ट्रू हो जाएँ, तो उसके केस में भी हम इसको मुख्तलिफ केसेस की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को टेस्ट करना है, तो उनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो चल जाए, तो उसको ग्रुप ऑफ केसेस बनाने के लिए हम फिर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या ऐसा कर लें कि किसी एक केस के ट्रू होने पर मेरे सारे के सारे अगले रेस्ट ऑफ द केसेस जो एग्ज़ीक्यूट हो जाएँ, तो तब भी आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ब्रेक जो है वो एक्चुअली उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जब कोई केस ट्रू हो जाए, तो उस केस से और स्विच के स्ट्रक्चर से आपको बाहर ले आता है। सो इट्स अ स्टेटमेंट दैट एग्जिट्स यू फ्रॉम अ ब्लॉक। इसका आगे जाके हम इस्तेमाल लूप्स के अंदर भी समझेंगे। अच्छा, जो हमने चीज़ यहाँ पे देखी है कि जब आपके ये केसेस 1 बाय 1 इवैल्यूएट होते हैं, जहाँ पर आपका कोई एक केस ट्रू हो जाता है, तो फिर इस ब्रेक की मदद से हम इस स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर आते हैं, जबकि इफ के केस में ऐसा नहीं था। और अगर ये आपके सारे के सारे केसेस फेल हो जाए, तो फिर आपका जो डिफ़ॉल्ट केस है, वो एग्ज़ीक्यूट होगा। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि इस डिफ़ॉल्ट के आखिर में मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। तो चूँकि ये मेरे इस ब्लॉक की आखिरी स्टेटमेंट है, तो इसके बाद मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इवेंचुअली अगर ये केस डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूट होता है तो मैंने इवेंचुअली मैंने इस ब्लॉक से बाहर आ जाना है। एक और चीज़ ये है कि हम इस डिफ़ॉल्ट को इस स्विच के स्ट्रक्चर में स्टार्ट पर भी रख सकते हैं, ठीक है? और लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि क्या अब यहाँ पर मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है? तो जब तक तो मेरा प्रोग्राम केसेस को इवैल्यूएट करता रहेगा, तब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और हम कोई इनपुट दे के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। लेट्स से मैंने जो इनपुट दी है दैट इज़ 3, तो मेरा डिफ़ॉल्ट तो आखिर में चलना है, 1 टू फॉल द 3 इट्स वेडनेसडे। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमें पता लगे कि हमने डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक को चलाना है कि नहीं चलाना। लेकिन अब हम एक ऐसी वैल्यू एंटर करके देखेंगे कि जो कि डिफ़ॉल्ट केस को एग्ज़ीक्यूट करती हो। तो डिफ़ॉल्ट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, इसने चलना है कि नहीं चलना ये भी हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के अभी मैंने एंटर किया है लेट्स से 8, सो मेरे साथ के साथ केसेस फेल हैं, डिफ़ॉल्ट चलेगी और डिफ़ॉल्ट के साथ मेरा केस 1 भी चल गया। क्यों चल गया केस 1? क्योंकि डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट के आगे ब्रेक अब नहीं लगा हुआ। अब चूँकि ये मैंने डिफ़ॉल्ट को प्रोग्राम के या अपने स्विच की स्ट्रक्चर के शुरू में रख दिया है, तो इस केस में मुझे ब्रेक लगाना मैंडेटरी है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में आखिर में लिखा हुआ तो फिर मैंडेटरी नहीं है।
तो हम वापस चलते हैं जी इस प्रोग्राम के अंदर और अब लेट्स मेक यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो एक बात तो हमने ये जान ली कि डिफ़ॉल्ट को आप प्रोग्राम के शुरू में लिखें प्रोग्राम मीन्स के स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर शुरू में लिख दें या आखिर में लिख दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने एग्ज़ीक्यूट उसी वक़्त होना है जब मेरे सारे के सारे केसेज़ जो है वो फ़ेल हो जाएँगे। तो अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से चलाते हैं और फिर सॉरी मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दिया एक्चुअली वी हैव टू राइट द वर्ड break. So that was a mistake. Let's correct it. प्रोग्राम को दोबारा से चलाया और क्या प्रॉब्लम आ गई? That's the problem. तो these are the minor errors जो कि आप भी यूजुअली फेस करेंगे। सो ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई हमने और अब इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाया है। दिस टाइम प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली और नाउ इफ आई एंटर द वैल्यू 8 तो जब मैं 8 को एंटर करूंगा तो इट्स इनवैलिड वीकडे और अब मेरा केस 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। द पॉइंट इज कि आपका स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है जो डिफ़ॉल्ट केस है वो शुरू में या आखिर में कहीं भी आ सकता है, दरमियान में नहीं आ सकता और फिर सारे केसेज़ हैं लेकिन उसने चलना कब है जब आपके सारे के सारे केसेज़ जो है वो फ़ेल हो जाएँगे, तब वो चलेगा। सो आपको किसी हद तक स्विच स्टेटमेंट के बारे में समझ आ गई होगी कि आपका स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ हमने देखी है वो ये थी कि एक किसी एक वेरिएबल के लिए हम एक केसेस लिखते हैं और वो केसेस एक्चुअली उस वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को टेस्ट करने के काम आएँगे। और फिर केसेस वन आफ्टर द अदर अगर वो केसेस इवैल्यूएट होते हैं, अगर कोई केस आपका फ़ॉल्स हो जाता है तो फिर अगला केस टेस्ट होता है और सिम लाइकवाइज़ अगर सारे के सारे केसेस फ़ॉल्स हो जाते हैं, तो फिर हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हैं। डिफ़ॉल्ट को हम कहीं भी रख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब इस स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक मेन्यू डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उस मेन्यू के अंदर आप स्विच को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर आप यूज़र्स को ऑप्शन दे रहे हैं कि जी प्रेस 1 टू डू दिस, प्रेस 2 टू प्रेस डू दिस और प्रेस 3 टू डू दिस। तो 1, 2, 3, 4 पे डिफरेंट एक्शंस परफ़ॉर्म हो सकते हैं। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आपने एक छोटा सा ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो तो आप यूजर से ऑपरेटर्स इनपुट में लेंगे सॉरी ऑपरेंड्स इनपुट लेंगे और ऑपरेटर भी इनपुट के तौर पे ले लेंगे तो आप देखेंगे कि उसने 2+2 लिखा है या 2-2 लिया है तो उसमें से प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के आप केसेस लिख के उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेन थिंग इज़ कि हम किसी भी अ, वैल्यू वेरिएबल की जो मल्टीपल वैल्यूज़ उसको टेस्ट करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो वैल्यू जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो के अंदर स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अ, अगली किसी वीडियोस के अंदर हम कुछ और प्रोग्राम्स लिख के स्विच स्टेटमेंट को मज़ीद एलैबोरेट करेंगे ताकि कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।